जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग हिंदी व्याकरण जो कि कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए अति महत्वपूर्ण है उसकी कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसमें से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसके पैटर्न को समझना ज़रूरी है। तो आज हम उसके पैटर्न को, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उन सभी को हम लोग जानेंगे। तो पहले आप लोग ये बता दीजिए, आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, आवाज़ क्लियर आ रही है। ठीक है, वीडियो क्लियर है, क्वालिटी ठीक है। तो आज हम लोग परीक्षा के पैटर्न को देखेंगे कि कक्षा 9वीं के वैकल्पिक प्रश्न किस प्रकार आ सकते हैं। हिंदी ग्रामर में वैकल्पिक प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। आप ये क्लास 10 में भी हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि ये बेसिक से प्रश्न है। तो आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए और बताइए कि आपका लास्ट में कितना स्कोर होता है। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान, यहाँ पे क्वेश्चन है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं उच्चारण स्थान। देखिए, एक तो होता है कि क्वेश्चन का आंसर कि मैं डायरेक्ट आप लोग बता दिया इसका आंसर बी होगा, सी होगा, ये होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आप सभी को एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को ये सब चीज़ें आगे भी याद रहे, इन फ्यूचर में भी याद रहे। वैसे हम लोग टॉपिक तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे ही, लेकिन इन चीज़ों को भी आप नोट करते जाइएगा। और हाँ, आप लोगों के पास पेन और कॉपी होगा तो आप लोग इस नंबर डाल दीजिए, और अगर आपका आंसर सही है तो सही लगाइएगा और गलत है तो गलत कीजिएगा। इस तरह से आपका स्कोर भी चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, प्रश्न क्या है। पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। उच्चारण स्थान हम लोग जान लेते हैं। उच्चारण स्थान जानने के लिए प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हैं कि जितने भी हम लोग शब्द बोलते हैं वो दो से बनते हैं, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, अब ये दोनों जो है हमारे मुंह से निकलते हैं। तो हमारे वर्ण मुंह से निकलने के समय कहाँ कहाँ पे छूते हैं, कहाँ कहाँ पे स्पर्श करते हैं, उसी के आधार पर उच्चारण स्थान उसी के आधार पर शब्दों को उच्चारण स्थान के आधार पर बांटा गया है। तो उच्चारण स्थान हम लोग जानते हैं, उच्चारण स्थान 5 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत और फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ वर्ण उसे बोलेंगे जिसका उच्चारण कंठ से होता है। ये हमारा जो कंठ है, उच्चरित होने वाले स्वर कंठ को स्पर्श करते हैं, उसे बोलेंगे कंठ वर्ण। तालव वर्ण उसे बोलेंगे जैसे ये हम लोग का जीभ है और जीभ के ऊपर ये रहता है तालु, तो तालव वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती हो, जिसमें हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती हो, उसे बोलेंगे तालव्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारी जीभ उल्टी हो जाती, उल्टी होके हमारे तालु को स्पर्श करती हो, जैसे जीभ उल्टी होकर के हमारे तालु को स्पर्श करती हो, उसे बोलेंगे मूर्धन्य वर्ण। दंत वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारी जीभ
दांतों के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। ये हमारी जीभ ये दांतों के पिछले हिस्से को यहाँ पे स्पर्श करती है। ओष्ठवर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारे होठ एकदम से बंद हो जाते हैं और फिर खुल जाते हैं, बंद होते हैं और फिर खुलते हैं। का वर्ण जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। देखिएगा आप लोग का खा बोलिएगा तो यहाँ पे आपकी जीभ में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी कि आपकी जीभ ना तो तालु में स्पर्श करेगी ना दांत में स्पर्श करेगी, कहीं नहीं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तो आप लोग देखिएगा जीभ में कोई भी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। का, खा, गा, घा, अंगा। चाच इसे का वर्ग होता है। का वर्ग जो होता है वो होता है कंठ वर्ण। क्या होता है? कंठ वर्ण। और तालव्य वर्ण चा, छा, जा, झा, या। चा, छा, जा, झा, या। ये सबको तालव्य वर्ण कहते हैं क्योंकि इसमें हमारी जो जीभ है वो तालु को स्पर्श करती है। जैसे चा, छा, जा, झा, या। तो तालव्य वर्ण, च वर्ग। मूर्धन्य वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें अभी समझाएं जीभ उल्टी होकर के जीभ के ऊपरी हिस्से तालु को स्पर्श करती हो। जैसे टा, ठा, डा, ढा, मूर्धन्य। टा, ठा, डा, ढा, मूर्धन्य। इसमें आप लोग देखिएगा जो जीभ है हमारी वो उल्टी होके हमारे तालु को स्पर्श कर रही है। तो ये हो गया मूर्धन्य वर्ण। दंत वर्ण दंत वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारी जो जीभ है वो दांत के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। जैसे ता, था, दा, था, ना। इसमें आप लोग देखिएगा जो हमारी जीभ है वो दांत के पिछले हिस्से को स्पर्श करती है। तो ता, था, ता वर्ग को पूरा हम लोग बोलेंगे दंत वर्ण। और आगे होता है ओष्ठ वर्ण। ओष्ठ वर्ण उसे बोलेंगे जिसमें हमारी जो होठ हैं एकदम से बंद हो जाते हैं और फिर खुल जाते हैं। आप लोग बोल के देखिए पा और बंद हुआ फिर खुलेगा, फा, बा, भा, भा। जिसमें हमारे होठ स्पर्श करते हैं उसे बोलेंगे ओष्ठ वर्ण से पा वर्ण। ठीक है बच्चों, हम लोग ये तो हो गए 5 हमारे उच्चारण स्थान। इसके अलावा होते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, अंतस्या, रा, ला और वा। इस सबको अंतस्थ वर्ण बोला जाता है। जैसे हम लोग जब का पढ़ते हैं तो अंतस्या, इससे आप लोग याद रखिए अंतस्या बोलते हैं, कई बच्चे या बोलते हैं लेकिन कई बच्चे अंतस्या बोलते हैं। तो इसी से याद रखिएगा अंतस्या, रा, ला और वा। आगे होता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण उसे बोलते हैं जिसमें जिसके उच्चारण में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती हो। जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंसा और हा। ये सबको ऊष्म वर्ण बोला जाता है। और यहाँ पे है संयुक्त वर्ण। आगे होते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण उसे बोलेंगे जो 2 वर्णों के मेल से बना हो। वैसे तो जितने भी व्यंजन होते हैं सभी में स्वर सम्मिलित होता है, लेकिन जो संयुक्त वर्ण होते हैं उसमें 2 व्यंजन भी सम्मिलित होते हैं। जैसे संयोगी छ, त्रा और ज्ञा। संयोगी छ 2 व्यंजन से मिला है, का और सा। त्रा भी 2 व्यंजनों से मिला है, ता और रा। और ज्ञा भी जा और या। ठीक है, इसको बोलेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। ये तो हो गया व्यंजन, व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसी प्रकार स्वर के भी उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारे जितने भी अगले प्रश्न आए हम लोग सभी सही कर लो, उसमें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो।
तो प्यारे बच्चों, स्वरों में सबसे पहले हम लोग स्वर लिख लेते हैं और उसी के नीचे हम लोग उच्चारण स्थान भी देख लेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में मूल रूप से 11 स्वर ही होते हैं, जिसमें अन्न और आ को अयोग वाक् माना जाता है। अयोग वाक् क्यों माना जाता है? क्योंकि ये दोनों जो है इसमें व्यंजन सम्मिलित होता है किसी प्रकार का। जैसे अन्न को हम लोग तोड़ते हैं तो आ और ना, अन्न को मिलकर से बल्कि मिला है अन्न। आ को तोड़ेंगे आ और आ, इसमें स्वर भी सम्मिलित है, इसीलिए ये सबको अयोग वाक् बोलते हैं। तो मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। अब 11 में से आ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ई और ई का उच्चारण स्थान तालु होता है, ऊ का स्थान ओ होता है, ओष्ठ होता है, और वी का मूर्धन्य होता है, ए। यहाँ पे जो है ए और ऐ, ये सब दोनों जो है एक कंठ तालव्य होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है, और ये सब दोनों का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ होता है। प्यारे बच्चों, अभी के लिए आप लोग कंठ तालव्य और कंठ ओष्ठ को लिख लीजिए। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि कंठ तालव्य क्या होते हैं, कंठ ओष्ठ क्या होते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से प्रश्नों को देखते हैं। अब आप लोगों के सामने प्रश्न है, आप लोगों के सामने प्रश्न है, पा का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो अभी हमने पढ़ा, जिसमें ओठ बंद हो जाते हैं उसको बोलेंगे ओष्ठ बंद। तो पहला का आंसर क्या होगा? डी। पहला का आंसर डी सही होगा। पा का उच्चारण स्थान मुंह के ओष्ठ भाग से होता है। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? अनुस्वार वे होते हैं जो हमारे, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है तालु, दूसरा ऑप्शन है मूर्धा, तीसरा ऑप्शन है नासिका, और चौथा है कंठ। मैंने आप लोगों को 3 के बारे में पढ़ा दिया, तालु, मूर्धा और कंठ। इस सब तीनों में क्या अनुस्वार का कहीं प्रयोग किया? नहीं। तो इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट भी लगा सकते हो कि इसका आंसर नासिका होगा। आगे हम लोग नासिका, अनुस्वार, अनुनासिक व्यंजन को भी बारे में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर फिलहाल के लिए बी होगा। दूसरा का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षौ, दीर्घऊ और पा ध्वनि का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है? हर्षौ, दीर्घऊ और ओ का, हर्षौ, दीर्घऊ और पा का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है? तो अभी हमने देखा पा का उच्चारण स्थान मुख के किस भाग से होता है? ओष्ठ से। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ओष्ठ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न भी उच्चारण स्थान से ही संबंधित है। मैंने आप लोग को उच्चारण स्थान शुरू के 10 मिनट या 5 मिनट में जो समझाया, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, अच्छे से समझे होंगे, तो आपका कोई भी प्रश्न इसमें से गलत नहीं होगा। आगे है, तालव्य का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी बताइए। तालव्य कौन सा वर्ण है? तालव्य उष्म वर्ण है, और इसके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए यह उष्म वर्ण है, और इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन दूसरा आ गया था, हमने 5वां नंबर क्वेश्चन पढ़ लिया। चौथा क्वेश्चन है, बा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? बा ध्वनि फिर से वही पा, फा, बा, ये पा वर्ग में है,
तो इसका भी आंसर ओस्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 का भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है तालवेसा, और इसका भी बताया, तो 5वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 5वां का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो इसे हम लोग अभी स्किप करते हैं। मैंने आप लोगों को अल्प प्राण महाप्राण नहीं पढ़ाया है, इसमें आप लोगों को अल्प प्राण महाप्राण सघोष वर्ण अघोष वर्ण पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये इसका आंसर क्या होगा। अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन है चा का उच्चारण स्थान क्या है। चा आप लोग याद कीजिए, पहला का से कण, चा से तालु, चावर तालु, टावर उधन, टावर दंत, पावर ओष्ठ, अंतस्या रा ला व अंतस्थ वर्ण, तालवेसा मुधसा दंसा हा पुष्प वर्ण, संयोगी छा त्रा वर्जा संयुक्त व्यंजन संयुक्त वर्ण होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 7वां का, छठा तो स्किप है, तो 7वां है। 7वां का आंसर हो जाएगा ए, चालू तालु। 7वां का आंसर तालु हो जाएगा। 8वां का है ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऐ एक अभी हम लोग पढ़े कंठ तालव वर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंठ तालव। कंठ तालव किस में है, ए में है ओष्ठ और नासिका, बी में है कंठ और तालु, सी में है कंठ और नासिका, सी में है कंठ और डी में है नासिका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। 9वां क्वेश्चन है संयोगी छा से हम लोग पढ़ सकते हैं, छा से क्षत्रिय ध्वनि का किसके अंतर्गत आती है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। ये क्या है, मूल स्वर है, संयुक्त वर्ण, मूल स्वर है, संयुक्त वर्ण है, घोष वर्ण है या तालव्य वर्ण है। आपके ऑप्शन है, पहला मूल स्वर है, दूसरा घोष वर्ण है, तीसरा संयुक्त वर्ण है और चौथा तालव्य वर्ण है। तो कौन सा है ये, तो इसका आंसर होगा अभी बताया संयुक्त वर्ण, क्योंकि जो छा बनी है वो किससे बना है, का और सा से मिलकर के छा बना हुआ है। का और सा को मिलाएंगे तो छा, दो वर्ण मिले के लिए इसे संयुक्त वर्ण कहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है। किस वर्ण का उच्चारण दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है, तो बताइए। पहला है वा, दूसरा है चा, तीसरा है खा और चौथा है आ। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, किसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है खा। तो एक बात बताएं, यहाँ जो खा है, खा तो हम लोग उच्चारण देख लें, खा का जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है, तो इसका क्या दांत होगा, इसका दांत तो ऑप्शन ही नहीं है, दांत का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता है कि होगा, नहीं होगा, तो एक ऑप्शन कट गया। दूसरा है चा, चा को हमने देखा ये तालव्य वर्ण होते हैं, तो इसका आंसर चा भी नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है आ जो है वो क्या होता है कंठ, तो ये भी नहीं होगा। जो हमारा पहला था वो दिया हुआ है वा, तो हमने वा को देखा, वा जो है अंतस्या रा ला वा, ये अंतस्थ वर्ण है, और जो वा का उच्चारण स्थान है वो दंत और ओष्ठ दोनों से होता है। जब आप लोग वा बोलिएगा तो जो आपके ओष्ठ है वह बाहर की तरफ आएंगे वा, और दांतों को छोड़ देंगे वा वा वा। तो इसमें दांत और ओष्ठ दोनों का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इसे दंत ओष्ठ वर्ण भी बोला जाता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो वा को है दंत ओष्ठ वर्ण भी बोला जाता है। आगे है फिर से अल्प प्राण वाला क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करते हैं। आगे 12वां क्वेश्चन हम लोग का, कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है।
तालु से उच्चरित होने वाला वर्ण कौन सा है? ए ऑप्शन में है पा, बी में है छा, सी में है मूर्धन सा और डी में है टा। तो तालु से उच्चरित होने वाला कौन सा है? चा वर्ग, और चा वर्ग में छा भी आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां है विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? विसर्ग का जितना भी उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? तो इसका आंसर तालु होगा, कंठ होगा, मूर्धा होगा या दंतोष्ठ होगा। तो इसमें विसर्ग, जैसे हमने क्वेश्चन ये लिखा, यहाँ पे शब्द लिखा प्राता, तो इसमें विसर्ग आ रहा है प्राता, प्राता। तो देखिएगा अब प्राता बोलिएगा तो जो यहाँ से है उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो 13 का बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उच्चारण स्थान से इतने ही प्रश्न थे। आगे जो प्रश्न दिया गया है वो संज्ञा से संबंधित है। तो संज्ञा से संबंधित मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा एक तो हो गया किताबी परिभाषा, किसी व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव, द्रव्य, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया किताबी भाषा का। मैं आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से समझाऊंगा कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा वो होती है, आप लोग अपने आसपास में जितनी भी चीजें देखो, जितनी भी चीजें देखो, वो सारी चीजें संज्ञा है। आपने हवा को देख सकते हो? नहीं। तो हवा जिसको देख सकते हो और जिसको महसूस कर सकते हो वो भी संज्ञा है। जिसे देख सकते हो और महसूस भी कर सकते हो, जैसे हवा को महसूस कर सकते हो तो हवा भी संज्ञा है। आपके अंदर का जो भाव आता है वो भी संज्ञा है। जैसे आपके अंदर भाव आया क्रोध का, तो क्रोध भी एक क्या है? संज्ञा है। बच्चा के अंदर कौन सा भाव होता है? बचपन का, तो बचपन भी एक संज्ञा है। ठीक है, हमारे अंदर के भाव को भी संज्ञा कहते हैं। और वस्तु, चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सजीव वस्तु हो, दोनों ही प्रकार की वस्तु संज्ञा होती है। और संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और स्थानवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। जो भी है आप लोग बातों को समझिए। इसे मैं संज्ञा चैप्टर को भी एकदम अच्छे से समझाऊंगा। ये तो मैं जल्दी में करवा रहा हूँ, आगे प्रश्न भी करवाने, ताकि आप लोग के आने वाले प्रश्नों को बेसिक समझ जाओ, तो आप लोग उसको ऑप्शन से भी कर पाओ। तो मैंने आप लोगों को संज्ञा के बारे में बताया। अब हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के आधार पर उसका आंसर देखेंगे, एकदम फुल अच्छे से देखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है, वैयाकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए? तो अभी मैंने आपको अभी बताया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? अब तुलसीदास में कौन सी संज्ञा है? एक तो क्वेश्चन हो गया ये, और आगे क्वेश्चन है समूहवाचक संज्ञा क्या है? एक तो क्वेश्चन ये। तीसरा क्वेश्चन है बंधुत्व में किस प्रकार की संज्ञा है? और चौथा क्वेश्चन है जातिवाचक किस प्रकार की संज्ञा है? 5वां क्वेश्चन हिमालय शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? ये पांचों क्वेश्चन होमवर्क में है। इसका आंसर करके आइएगा।